दोनों ही गठबंधन के बीच में जो सीटों के बंटवारों को लेकर जो तकरार थी, अब वो धीरे-धीरे खत्म होती हुई दिखाई पड़ रही है। नीतीश कुमार ने पिछले कुछ सालों में बुरी तरीके से मुझे निराश किया है। बिहार अकेला ऐसा राज्य है जो 20 सालों के अंदर उसमें बहुत कम बदलाव होते हुए दिखाई पड़ा। नीतीश कुमार की सरकारों को इस बार रेवड़ियां बांटने की जरूरत पड़ गई। नीतीश कुमार खुद आज की तारीख में बहुत ही कमजोर नेता दिखाई पड़ रहे हैं। अगर बिहार के अंदर बदलाव की लहर अगर चल जाए तो किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। तो आप कितनी भी रेवड़ियां बांट दीजिए, लोग उसके जाल में नहीं फंसते हैं। तो फिर इसका फायदा जो है वो महागठबंधन को होगा। राहुल गांधी अब 2020 के राहुल गांधी नहीं है। नीतीश कुमार की छवि में काफी कमी आई है, नरेंद्र मोदी की छवि में भी काफी कमी आई है, और मुझे चुनाव के भी कम से कम महागठबंधन को एज मिलता हुआ दिखता है। बिहार की राजनीति एक जंग का अखाड़ा है, जहां एक तरफ एनडीए की महिला पावर वाली 10,000 रुपए की बौछारें बरस रही हैं, तो दूसरी तरफ महागठबंधन की आग लगी तकरार कल ठंडी होने वाली है, ऐसा लग रहा है। लेकिन सवाल यह है कि यह सब बस एक छोटा ड्रामा है और असली खेल तो अब शुरू होने वाला है। अमित शाह उम्मीदवारों को गायब करवा रहे हैं, प्रशांत किशोर चिल्ला रहे हैं, शाह का गेम। आज हम बात करेंगे बिहार के चुनावी समीकरणों की, सवालों के जवाब तलाशेंगे और पता लगाएंगे कि बिहार के समीकरण क्या कहते हैं। एनडीए के पक्ष में महिला वोट बैंक, एकजुट सीट शेयरिंग और मोदी मैजिक, लेकिन इनकम्बेंसी का कितना भारी बोझ। महागठबंधन के लिए तेजस्वी राहुल की जोड़ी की चमक, लेकिन रेवड़ियों का इनके पास क्या है तोड़। आज इसी विषय पर करेंगे चर्चा और जानेंगे कि एनडीए का विकास का दावा, महागठबंधन का बदलाव का नारा, किसका पलड़ा भारी है और क्या होने जा रहा है। क्या चलेगा मोदी मैजिक या लहरबा लालटेन के। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का खास शो आशुतोष की पैनी नजर, जहां आशुतोष जी खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं। अब बिहार की राजनीति की जो असली खबर होगी वो जानेंगे। आशुतोष सर, लगातार खबरें चल रही थी कि महागठबंधन में तो टूट हो गई, टूट गया, नहीं चलेगा गठबंधन। बीजेपी के नेता खुश हो रहे थे, लेकिन आज गहलोत जी ने मुलाकात करी और खबर दूसरी तरीके की आ गई। देखिए अंकुर, चुनाव के दौरान और जब कोalition पॉलिटिक्स होती तो इस तरीके की खबरें लगातार आती रहती हैं, और वैसे भी चुनाव में और जंग में सब कुछ जायज है। विपक्षी दल एक दूसरे के ऊपर हमले करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ तमाम तरीके की खबरें प्लांट की जाती हैं, एक दूसरे को कमजोर बताने की कोशिश की जाती है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि चुनाव के दौरान अगर कोई किसी गठबंधन के बारे में कहता है कि वो टूट रहा है या टूटता हुआ दिख रहा है, तो कोalition पॉलिटिक्स में इन सब चीजों को एक तरीके से इग्नोर कर देना चाहिए। अंततः चीज क्या है कि जब कैंपेन शुरू होता है, क्या उस दौरान उनके बीच में किसी तरीके की कोई गड़बड़ी दिखाई पड़ रही? कम से कम मुझे तो नहीं दिखाई पड़ रही कि महागठबंधन में इस तरीके के कोई टूट दिखाई पड़ रही है, कोई दल जो है वो निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर ऐसा है तो फिर अगर आप देखें एनडीए में भी तो शुरू में यही सब हो रहा था। उपेंद्र कुशवाहा किस तरीके की बात कर रहे थे, जीतन राम मांझी किस तरीके की बातें कर रहे थे, साथ ही साथ खुद नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा था कि वो काफी सीटों के बंटवारों को लेकर काफी नाराज थे, और उन्होंने अपने नेताओं के ऊपर गुस्सा भी किया था कि आपने किस तरीके की सीटें कर दी, जो सीटें जनता दल यूनाइटेड जीत सकता था वो सीटें आपने किसी और को दे दी। तो इससे कोalition के पॉलिटिक्स में सब चलता रहता है, इसको बहुत ज्यादा तरजीह नहीं देनी चाहिए। लेकिन दिक्कत की बात क्या है कि हमारे यहाँ जो ऐसे राजनीतिक विश्लेषक हैं जो लगातार इन चीजों को लेकर किसी एक गठबंधन को या तो नीचा दिखा देते हैं, किसी एक दूसरे गठबंधन को ऊंचा दिखा देते। मेरा मानना यह है कि अब स्थितियां धीरे धीरे स्पष्ट होती दिखाई पड़ रही हैं। दोनों ही गठबंधन के बीच में जो सीटों के बंटवारों को लेकर जो तकरार थी, अब वो धीरे धीरे खत्म होती हुई दिखाई पड़ रही है। महागठबंधन भी अब एक तरीके से कहें तो वहां भी चीजें थोड़ी थोड़ी स्थिर होती दिखाई पड़ रही हैं, स्थायित्व का भाव आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे में कोई बहुत ज्यादा सीटों के बंटवारे से कोई बहुत दिक्कत पैदा हुई, ऐसा बिल्कुल नहीं नजर आता। हाँ, अब ये सवाल होता है कि एनडीए गठबंधन की स्थिति क्या है और महागठबंधन की स्थिति क्या है, और कौन जीतता हुआ दिखाई पड़ता है। देखिए, मेरा स्पष्ट तौर पर मानना है कि 20 साल हो चुके हैं, और 20 साल किसी भी सरकार के लिए, किसी भी नेता के लिए अपने प्रदेश या अपने देश की के हालात को पूरी तरीके से बदलने के लिए काफी होते हैं। नीतीश कुमार ने पिछले कुछ सालों में बुरी तरीके से मुझे निराश किया है, और मुझे लगता है कि उनसे जो उम्मीदें की गई थी कि बिहार का कायापलट वो कर देंगे, वो करने में पूरी तरीके से नाकाम रहे हैं। अगर डेटा के माध्यम से पहले भी इस बारे में बातचीत कर चुका हूं कि बिहार अकेला ऐसा राज्य है जो 20 सालों के अंदर उसमें बहुत कम बदलाव होते हुए दिखाई पड़ा है। 4% लोग हैं सिर्फ बिहार के अंदर जिनकी आबादी 50,000 रुपए प्रति माह है या उससे ज्यादा। आप जस्ट सोच लीजिए
कि बिहार देश का वो राज्य है जहां सिर्फ 4% लोग हैं जो 50,000 रुपए से ज्यादा कमाते हैं परिवार परिवार को लेकर। 6% लोग हैं जो सिर्फ ग्रेजुएट हैं वहां पे। 96% लगभग वो लोग हैं जिनके पास एक भी व्हीकल नहीं है। ये स्थिति है। अगर आप दिल्ली में अगर इर्द गिर्द नजर डालेंगे तो हर दूसरे आदमी की तनख्वाह 50,000 से ज्यादा आपको आपको दिखाई पड़ जाएगी। हर दूसरे आदमी के पास कोई ना कोई व्हीकल दिखाई पड़ गया। तो क्यों नीतीश कुमार की सरकारों को इस बार रेवड़ियां बांटने की जरूरत पड़ गई? पहले तो उन्होंने कभी नहीं बांटी, अब क्यों बांटने की जरूरत पड़ गई? इसलिए क्योंकि उनको इस बात का पूरी तरीके से एहसास है कि उनकी स्थिति कमजोर है। नीतीश कुमार खुद आज की तारीख में बहुत ही कमजोर नेता दिखाई पड़ रहे हैं। उम्र का उनके ऊपर असर दिखाई पड़ रहा है। उनके स्वास्थ्य को लेकर तमाम तरीके की अटकलें लगाई जा रही हैं। यहां तक कहा जा रहा है कि पूरी पार्टी पर नीतीश कुमार के इर्द गिर्द उन लोगों का कब्जा हो गया है जो दरअसल भारतीय जनता पार्टी से सहानुभूति रखते हैं। तो वैसे में अगर बिहार के अंदर बदलाव की लहर अगर चल जाए तो किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। आशुतोष सर, तो आपको लगता है कि आपने कहा कि नीतीश कुमार ने आपको निराश किया और 20 साल का आपने जिक्र किया, तो जन और 20 साल का जिक्र करा और निराश किया, तो जनता को ही निराश किया? जो मैंने शुरुआत में कहा कि एंटी इनकम्बेंसी, और उसके बाद रेबड़ियां बांट रहे हैं, उनको बांटने की जरूरत पड़ रही है, वो अलग बात है। लेकिन रेबड़ियों से जो 20 साल का है कि तुरंत उन्होंने इंपैक्ट डाल दिया, 10,000 रुपए पहुंच गए लगभग 1.25 करोड़ लोगों के अकाउंट में, महिलाओं के अकाउंट में। तो वो भी तो वोट बैंक बना है। रेवड़ियां काम तो करती है ना, ये तो बाकी प्रदेशों में भी हमने देखा है। नहीं, काम बिल्कुल आप करेंगे। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि रेवड़ियां बांटी क्यों गई या क्यों बांटी जाती है? रेवड़ियां इसीलिए बांटी जाती ताकि लोगों का वोट लिया जा सके। मध्य प्रदेश के अंदर क्यों बांटी गई? क्योंकि वहां लंबे समय से एंटी इनकम्बेंसी थी। भारतीय जनता पार्टी को इस बात का पूरी तरीके से एहसास था कि वो चुनाव वहां पे हार सकते हैं। रेवड़ियां उन्होंने बांटी। उसी तरीके से महाराष्ट्र में जब लोकसभा के चुनाव हुए तब भी लोगों ने यह कहा कि वहां पे भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है, उनकी गठबंधन की स्थिति बहुत कमजोर है। रेवड़ियां उन्होंने बांटी, महिलाओं के खातों में पैसा डाला उन्होंने। इसलिए और साथ ही साथ हरियाणा में भी यही स्थिति थी। यहाँ तक कि झारखंड के अंदर भी जेएमएम को जीत का जो रास्ता दिखाई पड़ा उसका भी एक बड़ा कारण ये था। लेकिन इन रेवड़ियों का बहुत ही लिमिटेड असर होता है। जो लोग ये कहते हैं कि 100% फायदा होता है, वैसा नहीं होता है। चुनाव के अंदर हम जिस सिस्टम में काम करते हैं वो फर्स्ट पास पोस्ट सिस्टम है। इस फर्स्ट पास पोस्ट सिस्टम में जिसके पास जो 4-5% वोटों को अपनी तरफ लाने में कामयाब होता है, एक्स्ट्रा वोटों को अपनी तरफ लाने में कामयाब होता है, वो एक तरीके से जीत जाता है। तो बिहार के अंदर मेरा स्पष्ट तौर पर मानना है कि इस बार बड़े पैमाने पर एंटी इनकम्बेंसी है और ये एंटी इनकम्बेंसी भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के लिए बहुत गहरे घाव दे रही है। उस गहरे घाव से निपटने के लिए दरअसल इस तरीके से रेवड़ियों की बांटा गया है और लोगों को इस बात का एहसास है कि इस रेवड़ियों की वजह से ही शायद इस बार एनडीए या नीतीश कुमार को जीत हासिल हो जाए। लेकिन आज नीतीश कुमार ने, एनडीए ने जो किया महिलाओं के लिए 10,000 रुपए रेवड़ियां जो बांटी, तेजस्वी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और महिलाओं के लिए उन्होंने अलग वादे कर दिए कि उन्होंने जो योजना थी कि हाँ 30,000 रुपए सैलरी देंगे, आपको जो संविदा पे हैं उनको पक्का कर देंगे, सरकारी नौकरी देंगे, बीमा देंगे। तो कहा गया कि जो वोटर था नीतीश कुमार का, वो तेजस्वी यादव ने उस पर निशाना साधा और ये अब, और 20 साल का जिक्र भी चल रहा है कि 20 साल में नीतीश ने नहीं किया, अब तेजस्वी को एक बार ट्राई तो करने के लिए हो सकता है ये सोचें। तो उनके वोट बैंक पे अब खतरा है नीतीश कुमार के। क्या आपको लगता है तेजस्वी ने एक दांव खेला उनके वोट बैंक पे? अब दोनों पक्ष जो हैं, और ये हर राज्य के अंदर ही हो, चुनाव के दौरान दोनों पक्ष की तरफ से बड़े बड़े वायदे की जाते हैं, रेवड़ियां बांटने की घोषणा की जाती है। जो सत्ता में होता है, जो सरकार के अंदर होता है, उसका एक फायदा ये होता है कि समय रहते ये जो पैसा है वो उनके खाते में डलवा पाता है। जो विपक्ष का होता है उसके पास ये जो उपलब्धियां नहीं होती, ये इस तरीके से उपलब्धि नहीं होती है। लेकिन रेवड़ियों के बारे में दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। पहली बात ये महत्वपूर्ण होती है कि अगर किसी सरकार के खिलाफ जबरदस्त तरीके से नाराजगी है, अगर लोग उनकी उस सरकार पर यकीन नहीं कर रहे हैं, तो आप कितनी भी रेवड़ियां बांट दीजिए, लोग उसके जाल में नहीं फंसते हैं। दूसरा ये कि जब दोनों तरफ से बराबर बराबर रेवड़ियां बांटी जा रही हैं, एक से बढ़कर एक वायदे किए जा रहे हैं, तो वोटर ये तय करता है कि इनमें से किस पर यकीन किया जाए, कौन इन रेवड़ियों को पूरी तरीके से उनके पक्ष में डालने की स्थिति में है। तो अब दोनों तरफ से लगातार वायदे की, जैसे नीतीश कुमार ने जो नौकरियों की बात की है, उसी के साथ साथ अगर आप देखें तो तेजस्वी ने यह भी कहा कि वो हर परिवार के एक आदमी को नौकरी देंगे। अब हर परिवार के एक आदमी को नौकरी देना, ये भी अपने आप एक बड़ी रेवड़ी है। क्या
तेजस्वी यादव अगर सरकार के अंदर आते हैं या वो जीतते हैं तो क्या वो इस स्थिति में हो पाएंगे? क्या वो हर परिवार के लोगों को नौकरी दे पाएंगे? क्या बिहार के अंदर जो माइग्रेशन है वो क्यों है? क्योंकि लोगों को अपनी सुविधा के हिसाब से या अपनी उम्मीदों के हिसाब से वहां नौकरियां नहीं मिल रही है, इसलिए लोग दूसरे राज्यों के अंदर जा रहे हैं। तो अगर लोगों को ये यकीन हो जाएगा कि नहीं, तेजस्वी यादव के अंदर दम है, उनके वायदों पर हम भरोसा कर सकते हैं और वो दरअसल नीतीश कुमार से ज्यादा बेहतर डिलीवरी कर सकते हैं, तो फिर इसका फायदा जो है वो महागठबंधन को होगा। और कितनी भी रेवड़ियां बांटने का ऐलान नीतीश कुमार या बीजेपी कर ले, उसको उसको उतना फायदा नहीं होगा। तो असल चीज क्या है कि पहला, सरकार के खिलाफ कितनी जबरदस्त नाराजगी है। दूसरा, लोग कितना यकीन करते हैं कि कौन डिलीवर करा पाएगा, किस पर भरोसा किया जा सके। इन दोनों चीजों का जो कॉम्बिनेशन होता है, उस कॉम्बिनेशन के आधार पर तय होता है कि रेवड़ियां बांटने का फायदा होता है या फायदा नहीं होता है। ठीक है, आपने कहा कि कौन नेता डिलीवर करा पाए, और अब यही इसी पे, इस बात पे सवाल ये उठता है कि एक तरफ मोदी, अमित शाह और नीतीश कुमार होंगे, कैंपेन करेंगे और जो वादे उन्होंने किए हैं उनको और दोहराएंगे, बाकी महिलाओं के लिए भी, आम जनता के लिए भी, युवाओं के लिए भी, और एक तरफ राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और बाकी इंडिया के नेता भी होंगे। तो किसकी बातों पर ज्यादा भरोसा होगा? मोदी मैजिक की तो बात बहुत होती थी, और अब वो मोदी मैजिक का मैजिक रहेगा, या अभी ये लालटेन बा की बात हो रही है बिहार में, आरजेडी और राहुल गांधी का कोई जो अलग राजनीति चल रही है वो काम करेगी? तक जितना जितना मेरी समझ में आया, वो ये समझ में आया कि दरअसल वहां लड़ाई तगड़ी है। ऐसा नहीं कि एनडीए रेस से बाहर है या महागठबंधन चुनाव हार रही है, ऐसा मुझे नहीं दिखाई। दोनों तरफ जबरदस्त तरीके से कशमकश है, दोनों तरफ से जबरदस्त तरीके से लड़ाई चल रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे कि महागठबंधन को एज है एनडीए के ऊपर। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप 2020 की स्थिति को देखें तो 2020 में महागठबंधन और एनडीए के बीच में सिर्फ 12,000 वोटों का फर्क था, 0.07% वोट का फर्क था। और ये वो स्थिति थी जब नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी दोनों की लोकप्रियता आज की स्थिति में कहीं ज्यादा थी। नीतीश कुमार के पर तब इस तरीके के सवाल पहले नहीं खड़े हुए थे। नरेंद्र मोदी जो है वो 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद थे, जब वो 300 से ज्यादा सीटें उनकी पार्टी को मिली थी। तेजस्वी यादव तब नए नए नेता के तौर पर उभर रहे थे, नया नया गठबंधन की लीडरशिप उनके हाथ में थी, और राहुल गांधी की भी इमेज को उतना ज्यादा फर्क नहीं आया था। और एक तरीके से तब भी लोग उनको पप्पू या उस तरीके से कहते हुए नहीं थकते थे। आज की स्थिति में का फर्क आ चुका है। राहुल गांधी अब 2020 के राहुल गांधी नहीं है। उनकी एक छवि लगातार बनती जा रही है और लगातार सर्वे में बात स्पष्ट होती जा रही है। उनके और नरेंद्र मोदी के बीच में जो लोकप्रियता का दायरा वो भी घटता जा रहा। तेजस्वी यादव पिछले 5 सालों में काफी मैच्योर नेता बनकर उभरे हुए हैं। नीतीश कुमार की लोकप्रियता में और उनकी छवि में लगातार कमी आती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि में भी लगातार कमी होती हुई दिखाई पड़ रही है। तो वैसी स्थिति में जो लोग ये कहते हैं कि दरअसल एनडीए आसानी से चुनाव जीत जाएगी, मुझे इस बारे में किसी तरीके का कोई यकीन नहीं है। प्रशांत किशोर की बातों को लोग बहुत बढ़ा चढ़ा कर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसा चुनाव के दौरान होता है क्योंकि हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे पत्रकार होते हैं जो बहुत सरलीकरण कर देते हैं कि अरे देखिए, प्रशांत किशोर ही तय करेंगे बिहार के अंदर किसकी सरकार बनेगी, किसकी सरकार नहीं बनेगी। और उसके इर्द गिर्द सारा अपने विश्लेषण का जाल बुनते हैं। मुझे नहीं लगता प्रशांत किशोर कोई बहुत बड़ी भूमिका निभा पाएंगे। अगर वो वोट काटेंगे तो वो एनडीए के भी वोट काटेंगे, अगर वोट काटेंगे तो महागठबंधन के भी वोट काटेंगे। ये कॉन्स्टिट्यूएंसी विशेष में क्या राजनीतिक परिस्थिति पैदा होती है, क्या जातिगत स्थितियां पैदा होती हैं, क्या वोटर का मूड का, उस पर निर्भर करता है। अगर ज्यादा पैमाने पर नाराजगी होगी, अगर उनको लगेगा कि ना तो महागठबंधन उनको फायदा करा सकता है या उनकी जीवनचर्या को बेहतर कर सकता है, ना एनडीए से उनको अगर निराशा होगी, तो जो जो एक तबका होता है जो बिल्कुल एक तरीके से कह सके रिजेक्ट करता है, राजनीतिक पार्टी को रिजेक्ट करता है, फिर वो अपना रिजेक्शन, अपना आक्रोश, अपना गुस्सा व्यक्त करने के लिए वो किसी थर्ड पार्टी को वोट, तो ऐसा एक सेक्शन भी होता है। लेकिन क्या प्रशांत किशोर बहुत बड़ी भूमिका निभा पाए? कम से कम अभी मुझे नहीं लगता। अब 3-4 बात की स्थिति में 10-15 दिन की स्थिति अगर कुछ और पैदा हो जाए तो बात अलग। आज की तारीख में मुझे ये लगता है कि चुनाव के दौरान नीतीश कुमार की छवि में काफी कमी आई है, नरेंद्र मोदी की छवि में भी काफी कमी आई है। राहुल गांधी और जो तेजस्वी यादव का जो वो काफी मजबूत दिखाई पड़ती है, और मुझे चुनाव के अंदर भी कम से कम महागठबंधन को एज मिलता हुआ दिखता है। बिल्कुल, तो ये जो पूरी चर्चा का ये जो निष्कर्ष निकला, निचोड़ निकला, वो ये है कि मोदी और नीतीश कुमार की छवि का जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ जा रहा है, और तेजस्वी और राहुल की छवि के ग्राफ ऊपर जा रहा है।
और 20 साल का जो उनका कार्यकाल रहा है नीतीश कुमार का वो, और महागठबंधन को एज आशुतोष जी के हिसाब से अभी है। अब वही है कि अब देखते हैं कि वोट बैंक पे तेजस्वी भी निशाना साध रहे हैं नीतीश की, और नीतीश तो रेवड़ियां बांट ही रहे हैं, इंडिया तो रेवड़ियां बांट भी रहा है। कुल मिलाकर अब कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस है महागठबंधन की, वो देखी जाएगी, उस पर उसके बाद कुछ और निचोड़ निकलेगा, उसके बाद हम आपके सामने लेके आएंगे जो उसका निचोड़ होगा। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.